नमस्कार दोस्तों स्वागत है आप सभी का नोट्स वाला पर। दोस्तों जैसे कि आपको पता है हमने बीएससी फोर्थ सेम की केमिस्ट्री स्टार्ट कर रखी है। इसमें हम पढ़ रहे हैं काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस। आज हम पढ़ेंगे दोस्तों एंड्रयूज स्टडी ऑफ आइसोथर्म ऑफ CO2। मतलब एंड्रयू एक साइंटिस्ट था, उसने क्या किया था, जो कार्बन डाइऑक्साइड था, जो गैस थी, उसका क्या किया था, आइसोथर्म स्टडी किया था। आइसोथर्म होता है दोस्तों जब हम जो टेम्परेचर होता है हमारे पास, उसको जब हम कॉन्स्टेंट रखते हैं तो उस कंडीशन को हम आइसोथर्म कहते हैं। चलिए पढ़ते हैं इसको दोस्तों। एंड्रयू स्टडी द क्रिटिकल फिनोमिना इन डिटेल। इससे पहले हमने दोस्तों क्रिटिकल फिनोमिना और क्रिटिकल कॉन्स्टेंट्स के बारे में देखा था। एंड्रयू ने क्या किया था, क्रिटिकल फिनोमिना थे उनके बारे में डिटेल में स्टडी किया था। ही मेजर्ड द वेरिएशन ऑफ वॉल्यूम ऑफ CO2 विद प्रेशर एट डिफरेंट टेम्परेचर। उन्होंने क्या किया था, जो प्रेशर का वेरिएशन था वॉल्यूम के साथ, यानी कि प्रेशर और वॉल्यूम का वेरिएशन देखा था उन्होंने कार्बन डाइऑक्साइड गैस के लिए किसी भी टेम्परेचर पर। द प्लॉट ऑफ प्रेशर वर्सेस वॉल्यूम एट कांस्टेंट टेम्परेचर इज कॉल्ड एज आइसोथर्म। मतलब प्रेशर और वॉल्यूम का ग्राफ कांस्टेंट टेम्परेचर पर क्या कहलाता है, आइसोथर्म कहलाता है दोस्तों। ये था दोस्तों प्रेशर और वॉल्यूम के बीच में कार्बन डाइऑक्साइड का ग्राफ, और टेम्परेचर हमारे पास वेरी कर रहा है। मतलब टेम्परेचर कॉन्स्टेंट टेम्परेचर से मतलब है कि एक बार हम किसी एक पर्टिकुलर टेम्परेचर के लिए देखेंगे, उसके बाद हम टेम्परेचर को बढ़ाएंगे तो हम अलग टेम्परेचर के लिए देखेंगे। सबसे पहला है दोस्तों कर्व ए, मतलब आइसोथर्म एट 13.1 डिग्री सेल्सियस। मतलब जब टेम्परेचर 13.1 डिग्री सेल्सियस था तब क्या चेंज आया था प्रेशर और वॉल्यूम के अंदर, कार्बन डाइऑक्साइड गैस के अंदर। तो 13.1 ये टेम्परेचर है दोस्तों। इस पर अगर हम कर्व देखें तो ये कर्व देखने को मिलती है हमें ABCD। इसमें क्या है, ये कर्व 3 पार्ट में डिवाइडेड है, कर्व AB, कर्व BC, कर्व DC। ये रही कर्व AB, फिर BC, फिर CD। सबसे पहले कर्व AB में क्या है, इट इज़ अ प्रेशर PV कर्व फॉर गैसियस CO2। मतलब इस स्टेट में जो हमारे पास CO2 है वो किस चीज़ में है, गैसियस स्टेट में है दोस्तों। गैसियस स्टेट में CO2 है। एट ए गैसियस CO2 एग्जिस्ट एट लो प्रेशर। मतलब ए पॉइंट पर क्या है हमारे पास, गैसियस कार्बन डाइऑक्साइड है और जो प्रेशर है उसका लो है। एज द प्रेशर इज इंक्रीज, जैसे जैसे हम प्रेशर को क्या करेंगे, बढ़ाएंगे दोस्तों, प्रेशर इंक्रीज हो रहा है तो वॉल्यूम डिक्रीज होगी। वॉल्यूम डिक्रीज होगी दोस्तों चार्ल्स लॉ से, हमने पढ़ा था चार्ल्स, ये प्रेशर इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है वॉल्यूम के। ये बॉयल्स लॉ था दोस्तों, मैंने गलती से चार्ल्स लॉ बोल दिया। ये बॉयल्स लॉ था कि जो प्रेशर होता है वो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है वॉल्यूम को। मतलब जैसे जैसे हम प्रेशर को बढ़ाएंगे वॉल्यूम इसकी कम होगी, वॉल्यूम इससे डिक्रीज होगी, इससे इंक्रीज होगी, तो वॉल्यूम डिक्रीज होगी। ड्यूज कर्व AB रिप्रेजेंट्स द कंप्रेशन ऑफ CO2 गैस। मतलब ये जो कर्व AB क्या रिप्रेजेंट कर रही है, रिप्रेजेंट कर रही है कि जो कार्बन डाइऑक्साइड हमारे पास पहले है वो मतलब गैसेस फॉर्म में, उसके बाद वो धीरे धीरे लिक्विड फॉर्म में आना स्टार्ट हो जाएगी। कर्व AB ये रिप्रेजेंट करी। इसके बाद कर्व BC, ये कर्व BC है। इट रिप्रेजेंट्स द लिक्विफिकेशन कंटिन्यूज वाइल द प्रेशर इज कांस्टेंट एट C, ऑल द CO2 गैस इज कन्वर्टेड इनटू लिक्विड। मतलब इसमें क्या था, लिक्विफिकेशन जो प्रोसेस थी, यानी कि जो गैस थी वो क्या थी, वेपर फेज से किस में कन्वर्ट हो रही है, लिक्विड में हो रही है, उसको हम लिक्विफिकेशन कहते हैं। मतलब लिक्विफिकेशन प्रोसेस हो रही है यहाँ पर, लेकिन जो प्रेशर है उसको कांस्टेंट रखा है, प्रेशर में कोई चेंज नहीं हो रहा है। और जो गैस है वो किस में आ रही है दोस्तों, धीरे धीरे अब लिक्विड स्टेट के अंदर आ रही है, गैसियस स्टेट से। कर्व DC, कर्व DC ये रही दोस्तों, C से D कह सकते हैं आप, या D से C। इट इज़ अ PV कर्व फॉर लिक्विड CO2। मतलब ये अब जो कर्व है ये लिक्विड CO2 की है। मतलब यहाँ पर तो दोनों वेपर और लिक्विड स्टेट में मिक्स में प्रेजेंट थे, यहाँ पर ओनली लिक्विड स्टेट है और सबसे पहले वो गैसियस स्टेट में था। द कर्व इज़ ऑलमोस्ट वर्टिकल। ये वर्टिकल इसलिए है कर्व दोस्तों क्योंकि हमारे पास अब ये जो CO2 था वो लिक्विड फॉर्म में आ गया। और आपको पता है जो लिक्विड होते हैं वो कम कंप्रेसिबल होते हैं एज़ कम्पेयर टू गैस। इसी प्रकार से दोस्तों अब हमने यहाँ पर 13.1 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर पे कर्व पढ़ी थी। उसके बाद जो एंड्रयू था उसने 21.5 डिग्री सेल्सियस पर कर्व नोट की, उसके बाद 31.5 पे की, उसके बाद 35.5 पे की। उसने धीरे धीरे नोटिस किया कि जो ये कांस्टेंट प्रेशर की जो
कर्व थी ये डिक्रीज़ हो रही थी, मतलब यहाँ पर BC की लेंथ ज़्यादा थी, इसके बाद FG जो ये कर्व है इसकी लेंथ और कम है, और इसके बाद एक पॉइंट ऐसा आएगा जहाँ पर ये जो मतलब कांस्टेंट प्रेशर है वो समाप्त हो जाएगा, यानी कि एक पर्टिकुलर पॉइंट आ जाएगा जिस समय क्या होगा, जो हमारी गैस है वो डायरेक्टली कन्वर्ट हो जाएगी लिक्विड के अंदर। अब हम देखेंगे आइसोथर्म एट 21.5 डिग्री सेल्सियस, इसको केल्विन में कहें तो 294.5 केल्विन। द कर्व EFGH इज सिमिलर टू ABCD as the temperature is raised, the horizontal portion of isotherm becomes smaller and smaller until at 31.1 डिग्री सेल्सियस is reduced to a point at L। वही बात है दोस्तों, मतलब जैसे हमने इस कर्व को पढ़ा था ऐसे ये कर्व है, इसका नाम अलग दिया, इसका नाम है EFGH। मतलब यहाँ पर जो हमारे पास CO2 है वो गैसेस फॉर्म में है, यहाँ पर दोनों मिक्स स्टेट में है और यहाँ पर लिक्विड स्टेट में है। मतलब जैसे जैसे टेम्परेचर को हम इंक्रीज़ करें दोस्तों, ये जो कॉन्स्टेंट प्रेशर है वो कम होता जा रहा है, मतलब जो कॉन्स्टेंट हॉरिजॉन्टल पोर्शन था वो कम होता जा रहा है। तो यहाँ पर एक पर्टिकुलर पॉइंट आएगा 31.1 डिग्री सेल्सियस, इस पर क्या होगा दोस्तों, ये जो हॉरिजॉन्टल पोर्शन है वो बिल्कुल समाप्त हो जाएगा। इन दिस आइसोथर्म KLM द हॉरिजॉन्टल पोर्शन बिकम्स जीरो एट पॉइंट L द बाउंड्री बिटवीन लिक्विड एंड गैस फेज डिसअपियर। मतलब पॉइंट L था जहाँ पर ये जो कांस्टेंट था वो जीरो हो गया था, मतलब जो पोर्शन था हॉरिजॉन्टल पोर्शन जीरो हो गया था। यानी कि यहाँ पर क्या है दोस्तों, जो हमारे पास लिक्विड मतलब जो हमारे पास गैस स्टेट में CO2 प्रेजेंट है वो डायरेक्टली कन्वर्ट हो रहा है किसके अंदर, लिक्विड स्टेट के अंदर। टेम्परेचर है 31.1 डिग्री सेल्सियस, मतलब 31.1 डिग्री सेल्सियस पर, मतलब टेम्परेचर पर अगर हम CO2 जो हमारे पास गैसियस स्टेट में उसको अगर हम हीट करते हैं दोस्तों, तो डायरेक्टली कन्वर्ट हो जाएगा किसके अंदर, लिक्विड स्टेट के अंदर। मतलब किस इस ऐसे टेम्परेचर को हम कहते हैं क्रिटिकल टेम्परेचर। लिक्विड हेयर द गैस एंड लिक्विड हैव सेम डेंसिटी एंड आर इनडिस्टिंग्विशेबल। मतलब इस पॉइंट पर जो लिक्विड और गैस होगी दोनों की सेम डेंसिटी हो जाएगी और दोनों को हम डिफ्रेंशिएट नहीं कर सकते। देयर इज़ नो लिक्विफिकेशन अबव 31.1 डिग्री सेल्सियस। मतलब जो टेम्परेचर अगर 31.1 डिग्री सेल्सियस से इंक्रीज़ करेंगे तो कोई लिक्विफिकेशन नहीं होगी, और जो ये 31.1 डिग्री सेल्सियस का पॉइंट है दोस्तों, इसको हम कहेंगे क्रिटिकल टेम्परेचर। क्रिटिकल टेम्परेचर फॉर CO2, क्योंकि हमने यहाँ पर CO2 गैस ली है तो इसलिए जो क्रिटिकल टेम्परेचर आएगा CO2 के लिए आएगा। ऐसे ही मोर गैसेस के लिए भी फाइंड आउट कर सकते हैं। मतलब एंड्रू ने ये कार्बन डाइऑक्साइड लेकर एक्सपेरिमेंटली ये प्रूव किया था कि मतलब हर एक गैस का कोई ऐसा क्रिटिकल टेम्परेचर होगा जिस पर क्या होगा कि जो गैस होगी वो डायरेक्टली कन्वर्ट हो जाएगी दोस्तों लिक्विड के अंदर, ठीक है। एंड कोरस्पॉन्डिंग प्रेशर इज कॉल्ड क्रिटिकल प्रेशर। मतलब ये 31.1 डिग्री सेल्सियस के कोरस्पॉन्डिंग जो प्रेशर होगा उसको हम कहेंगे क्रिटिकल प्रेशर, यानी कि इसको PC से डिनोट करेंगे, और जो वॉल्यूम होगी इसके कोरस्पॉन्डिंग उसको VC से डिनोट करेंगे और उसको कहेंगे क्रिटिकल वॉल्यूम और उसको कहेंगे क्रिटिकल प्रेशर। बस ये दो बात और आपको याद रखनी है। अब नेक्स्ट टॉपिक है दोस्तों हमारा मैक्सवेल्स डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ मोलिकुलर वेलोसिटी। मतलब मैक्सवेल ने क्या किया था, जो मोलिकुलर वेलोसिटीज़ थी उनका क्या किया था, डिस्ट्रीब्यूशन किया था। द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वेलोसिटीज रिमेन कॉन्स्टेंट एट ए पर्टिकुलर टेम्परेचर ऑल्दो द इंडिविजुअल वेलोसिटी ऑफ मोलिक्यूल्स में चेंज। मतलब हमारे पास कोई सोल्यूशन है उसके अंदर मोलिक्यूल्स है दोस्तों, तो उसके अंदर जो मोलिक्यूल्स होंगे ऐसा होगा कुछ मोलिक्यूल्स ज़्यादा स्पीड से मूव करेंगे और कुछ क्या करेंगे, कम स्पीड से मूव करेंगे। which implies that the fraction of molecules with a particular velocity remains constant. This distribution is known as Maxwell-Boltzmann distribution. इसने क्या किया है, मतलब एक फ्रैक्शन ऑफ मोलिक्यूल्स क्या होगी, वो पर्टिकुलर वेलोसिटी है, कुछ फ्रैक्शन ऑफ मोलिक्यूल्स की वो क्या रहेगी, कांस्टेंट रहेगी। उसी डिस्ट्रीब्यूशन को हम क्या कहते हैं, मैक्सवेल बोल्ट्जमैन डिस्ट्रीब्यूशन कहते हैं। मतलब मैक्सवेल ने क्या किया था, वेलोसिटी के आधार पर जो पार्टिकल्स थे उनको डिफ्रेंशिएट किया था, यानी कि उनको डिस्ट्रीब्यूट किया था। टाइप्स मोलिकुलर वेलोसिटीज आर जनरली एक्सप्रेस्ड इन 3 डिफरेंट टाइप्स। अब जो मोलिकुलर वेलोसिटी होती है उसको हम 3 टाइप में डिफ्रेंशिएट करते हैं। सबसे पहले आती है हमारे पास मोस्ट प्रोबेबल वेलोसिटी, इसको अल्फा से डिनोट करते हैं। ये क्या होती है दोस्तों, वेलोसिटी पोजेस बाय मैक्सिमम फ्रैक्शन ऑफ टोटल नंबर ऑफ मोलिक्यूल्स ऑफ द गैस एट ए पर्टिकुलर टेम्परेचर। ये वो वेलोसिटी होती है जो दोस्तों जो ज़्यादातर पार्टिकल्स होते हैं जो गैस के, वो पोजेस करते हैं इस वेलोसिटी को,
वेलोसिटी पोजेस्ड बाय मैक्सिमम फ्रैक्शन ऑफ टोटल नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स। मान लो हमारे पास 10 मॉलिक्यूल्स है, अगर उनमें से 8 मॉलिक्यूल्स इस वेलोसिटी के साथ मूव कर रहे हैं, मतलब कुछ भी वेलोसिटी के साथ मूव कर रहे हैं, तो वो जो वेलोसिटी होगी वो होगी मोस्ट प्रोबेबल वेलोसिटी, मतलब ज़्यादा पार्टिकल्स की वेलोसिटी यही होगी। इसको हम अल्फा से डिनोट करते हैं। इसका फॉर्मूला होता है अल्फा इज इक्वल्स टू अंडर द रूट 2RT अपॉन एम। एम यहाँ पर क्या है दोस्तों, मोलिकुलर मास है किसी भी गैस का। टेम्परेचर यहाँ पर कोई पर्टिकुलर टेम्परेचर होगा। नेक्स्ट दोस्तों एवरेज वेलोसिटी। एवरेज वेलोसिटी को हम ऐसे डिनोट करते हैं V से। इट इज़ द एवरेज ऑफ डिफरेंट वेलोसिटी ऑफ ऑल मोलिक्यूल्स प्रेजेंट इन ए गिवन सैंपल ऑफ गैस एट पर्टिकुलर टेम्परेचर। ये दोस्तों एवरेज होगी सभी वेलोसिटीज़, मतलब जो पार्टिकल्स वो अलग अलग वेलोसिटी के साथ मूव करेंगे, उनका अगर हम एवरेज निकाल दें। एवरेज कैसे निकाल दें दोस्तों, सभी जो वेलोसिटीज़ है उनका सम अपॉन में कि जितने पार्टिकल्स है वो, तो V1 प्लस V2 प्लस V3 अप टू Vn ये पार्टिकल्स हो जाएंगे, और मतलब हर एक पार्टिकल की वेलोसिटी हो जाएगी, और n है यहाँ पर नंबर ऑफ पार्टिकल्स, और इसका डायरेक्ट फॉर्मूला होता है ये V इज इक्वल्स टू 8RT अपॉन पाई m और पूरे की पावर 1/2। अब इसके बाद रूट मीन स्क्वायर वेलोसिटी, इसको हमने पहले ही पढ़ा था। रूट मीन स्क्वायर वेलोसिटी को u से डिनोट करते हैं। ये क्या होती है दोस्तों, ये स्क्वायर रूट होता है अर्थमेटिक मीन ऑफ स्क्वायर ऑफ डिफरेंट वेलोसिटीज ऑफ द मॉलिक्यूल ऑफ ए गैस एट गिवन टेम्परेचर। ये देखिए दोस्तों, ये स्क्वायर रूट है, किसका स्क्वायर रूट है, पहले हमें निकालना पड़ेगा मीन, निकालना पड़ेगा मीन किसका, जो अलग अलग वेलोसिटीज़ थी दोस्तों, ये अलग अलग वेलोसिटीज़ थी, इनका पहले स्क्वायर करेंगे, ये स्क्वायर कर दिया, फिर उसका क्या करेंगे, मीन निकाल लेंगे। मीन निकालने के बाद उसकी पावर 1/2, इसलिए इसको स्क्वायर रूट वेलोसिटी कहते हैं, रूट मीन स्क्वायर वेलोसिटी। इसका डायरेक्ट फॉर्मूला होता है U इज इक्वल्स टू अंडर द रूट 3RT अपॉन एम। एम फिर से यहाँ पर मोलिकुलर मास है, आर यहाँ पर हमारे पास हो जाएगा गैस कॉन्स्टेंट, टी हमारे पास टेम्परेचर है, तो इससे आप इजीली वैल्यू जो है फाइंड आउट कर सकते हो।